हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। तो अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। इंडिया के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में अब क्रिप्टो के लिए होगा नया कॉलम। इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी का बड़ा ऐलान, क्रिप्टो नहीं बनेगा कभी भी लीगल टेंडर। इंडियन बजट फाइन प्रिंट के मुताबिक NFTs को परिभाषित करेगी सरकार। मेटा को ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी सेक्शन में हुआ $10.2 बिलियन का नुकसान। ब्लॉकचेन ब्रिज वॉर्महोल ने एक हैक में गंवाए $320 मिलियन के ईथर। जनवरी में रिलीज हुई 1000 से ज्यादा नई क्रिप्टो करेंसीज। FTX ने जापानीज क्रिप्टो फर्म लिक्विड ग्रुप को किया एक्वायर। डॉयचे बैंक ने मेटावर्स प्ले मेटापॉड पर देखी लगभग 50% की बढ़त। कोएचेला म्यूजिक फेस्टिवल ने NFTs के रूप में लाइफ टाइम पास किए लॉन्च। तो अब खबरें विस्तार से। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा है कि अगले साल से टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले फायदे और टैक्सेस को भरने के लिए एक अलग कॉलम होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में सभी डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की। ऐसे में PTI को दिए इंटरव्यू में बजाज ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से गेन हमेशा टैक्सेबल होता है और बजट में जो प्रस्तावित किया गया है वो कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि इस इशू पर सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। उन्होंने आगे कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से हुई 50 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% से ज्यादा सेस और 15% सरचार्ज देना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले साल से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टो से की गई कमाई की घोषणा के लिए एक अलग कॉलम होगा। इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज कभी भी लीगल टेंडर नहीं बनेगी। सोमनाथन ने कहा है कि क्रिप्टो एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिसकी वैल्यू दो लोगों के बीच तय की जाती है। आप गोल्ड, डायमंड और क्रिप्टो एसेट्स खरीद सकते हैं, लेकिन उस वैल्यू को सरकार द्वारा ऑथराइजेशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इन्वेस्टर्स को ये महसूस करना चाहिए कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ होगा या नहीं। सोमनाथन ने एक न्यूज एजेंसी को ये भी बताया कि क्रिप्टो से होने वाले नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सोमनाथन ने आगे कहा कि रेगुलेशन KYC और सेलर के लाइसेंस की मांग कर सकता है, लेकिन ये फैसला सरकार द्वारा स्टेक होल्डर्स के साथ वाइड कंसल्टेशन के बाद फैसला लिया जाएगा। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बजट ने डिजिटल एसेट से की गई कमाई पर 30% टैक्स लगाया है, जिसमें नॉन फंजिबल टोकन्स भी शामिल हैं। हालांकि फाइनेंस बिल, जिसमें बजट घोषणाओं की लीगैलिटीज और अन्य जानकारी शामिल है, जिसे क्रिप्टो इंडस्ट्री और NFT को सरप्राइज किया है। ऐसे में बजट के अनुसार नॉन फंजिबल टोकन का मतलब ऐसे डिजिटल एसेट हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन द्वारा स्पेसिफाई कर सकती है। ये क्लॉज इंडिकेट करता है कि या तो NFTs को सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है या सरकार NFTs की कैटेगरीज को सर्टिफाई करेगी। यहाँ तक कि कई लीगल टीम्स फाइनेंस बिल की परिभाषा पर विचार कर रही है और एक भी टर्म पर सहमत नहीं हो पाई है और इस बारे में ज्यादा क्लैरिटी की तलाश कर रही है। मेटा की 4th क्वार्टर अर्निंग्स रिपोर्ट के अनुसार उसे 2021 में अपने न्यूली क्रिएटेड फेसबुक रियलिटी लैब्स FRL डिवीजन में $10.2 बिलियन का नुकसान हुआ है, जिसमें प्लेटफॉर्म्स के ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी ऑपरेशंस शामिल हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने आने वाले कल को देखते हुए मेटावर्स के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हुए अक्टूबर में फेसबुक से मेटा प्लेटफॉर्म में अपना नाम बदल दिया है। ऐसे में फेसबुक रियलिटी लैब्स ने 2021 में $2.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था,
जबकि मेटा की फैमिली ऑफ एप्स से $116 बिलियन जनरेट हुए थे, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी शामिल हैं। रिजल्ट्स जारी होने के बाद मेटा के शेयर्स में 20% से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं पिछले महीने मेटा ने सिल्वरगेट को अपने डीएम स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट को टोटल $182 मिलियन में बेचने की घोषणा की थी। वर्महोल सोलाना और अन्य ब्लॉकचेन के बीच सबसे बड़े ब्रिज में से एक है, जिससे लगभग $320 मिलियन या 120,000 ईथर हैक कर लिया गया है। इस तरह से ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा डीफाई हैक बन गया है। ऐसे में इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल ने कल देर शाम एक ट्वीट में हुए नुकसान की पुष्टि की। आपको बता दें कि नेटवर्क की टोटल वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है और ये टेरा, सोलाना, इथीरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन, एवलांचे और पॉलीगॉन के साथ 6 ब्लॉकचेन का समर्थन करता है। अब प्रोटोकॉल ने ये कहा है कि ये इंश्योर करने के लिए WETH 1:1 से समर्थित है, वो अगले घंटों में और ज़्यादा ETH जोड़ेगा और साथ ही वो नेटवर्क बैकअप जल्दी पाने में भी कोशिश करेगा। ईथरस्कैन डेटा के अनुसार ये जानकारी नहीं है कि हैकर ने नेटवर्क का फायदा कैसे उठाया। हालांकि वेडनेसडे दोपहर 2 बजे EST के करीब 3 अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए क्रिप्टो की चोरी हुई थी। ऐसे में वर्महोल ने पहले कहा था कि मेंटेनेंस के लिए नेटवर्क बंद किया गया था। वहीं पिछले हफ्ते डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल क्यूबिट फाइनेंस से हैकर्स ने $80 मिलियन की चोरी की थी। 2021 में मार्केट में अनप्रेसिडेंटेड बूम देखने के बाद 2022 में क्रिप्टो करेंसीज के नंबर में बढ़ोतरी देखी गई है। दरअसल इस समय में सबसे ज्यादा क्रिप्टोज बनाए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी 2022 में क्रिप्टो मार्केट में 1000 से ज्यादा नई क्रिप्टो करेंसी को आते हुए देखा गया है, जिसकी वजह से 1 जनवरी को 16,238 क्रिप्टो एसेट्स के टोटल नंबर की तुलना में अभी क्रिप्टो एसेट की संख्या 17,240 हो गई है। आपको बता दें कि 2 फरवरी तक मार्केट में पहले से ही 17,275 क्रिप्टोज मौजूद हैं, लेकिन ये नंबर और भी बढ़ने की उम्मीद है। नई क्रिप्टो करेंसीज में 6.17% की बढ़ोतरी हुई है, जो दर्शाती है कि 31 दिनों के दौरान हर दिन 33 नए एसेट्स जोड़े गए हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में से एक FTX ने जापान में स्थित एक क्रिप्टो फर्म लिक्विड ग्रुप के एक्विजिशन की घोषणा की है, लेकिन इस डील की फाइनेंशियल डिटेल्स को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कहा है कि एक्विजिशन में जापान की फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी FSA द्वारा अप्रूव्ड एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्विनो कॉर्पोरेशन भी शामिल है। क्विनो धीरे धीरे FTX के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपनी ऑफर्स में इंटीग्रेट करेगा और इस तरह से FTX के मौजूदा जापानीज कस्टमर्स को क्विनो के प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किया जाएगा। एक्सचेंज को जापान में स्थित अपने मौजूदा यूजर्स को क्विनो एक्सचेंज में मूव करने की भी जरूरत होगी, जो एक्विजिशन डील लॉक होने के बाद 30 मार्च 2022 से शुरू किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।